नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार मनाने में जितने अच्छे लगते हैं, जेब पर वो उतने ही भारी भी पड़ते हैं और इस वजह से कई बार ये हमारा बजट भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे में जरूरी है त्योहारों में सोच समझकर एक बजट बनाकर आप खर्च करें और इस बजट को बनाने और त्योहारों के लिए आपके छोटे छोटे निवेश कराने में हम करेंगे आपकी मदद। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा समझते हैं कि त्योहारों में कैसे बजट संभाल के चलें। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे, फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं। प्रतिभा और पूजा दोनों का बहुत स्वागत है। और ये त्योहारों का समय होता ही इतना एक्साइटिंग है कि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए इस टाइम का, लेकिन हमें ओवरबोर्ड नहीं होना है, हमें अपनी चाहतों को भी पूरा करना है लेकिन बजट में रहकर। तो अभी फेस्टिव बजट प्लानिंग कैसे करें इस फेस्टिव सीजन में, ये हम आपसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे प्रतिभा ये बताइए कि आमतौर पर ये इस टाइम पर खर्चे किस किस टाइप के रहते हैं। जैसे फेस्टिव सीजन जब शुरू होता है उसके बाद न्यू ईयर तक या इवन आफ्टर दैट, यूजुअली हम न्यू ईयर तक का ही टाइम देते हैं जब लोग बिल्कुल पार्टी फुल ऑन पार्टी मूड में होते हैं। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इन 3-4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं? ये बहुत ही अच्छा एक समय है सितंबर से लेकर ईयर एंड, जैसे आपने करेक्टली बताया। और लोगों को लगता है ये क्या, बहुत हम लोग तो त्योहार के बारे में बात करें और आप बजटिंग, यहाँ पे भी आपका फाइनेंस टिप्स वगैरह लेके आ गए, जिंक्स मत करो इसको। लेकिन यही तो एक खास बात है कि अगर आप सोचेंगे तो आप गिल्ट फ्री एंजॉय भी कर सकते हैं। जहां तक आपका क्वेश्चन का सवाल है कि कौन सा खर्चा ऐसा होता है जो फेस्टिव टाइम में होता है, सबसे बड़ा तो दिवाली से पहले लोग अपने दिवाली दशहरा आता है तो उससे पहले अपना घर का रेनोवेशन करते हैं, पेंटिंग वगैरह कराना है, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। उनको एकदम चकाचक घर चाहिए ताकि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। सेकेंडली, ये टाइम है जो सेल वगैरह होता है और शुभ भी माना जाता है, इसलिए अपने कैपिटल गुड्स वगैरह जो लेना है, मतलब टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, बड़ा लेना है या फिर एक्सचेंज करना है, दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू डू दैट। और बहुत सारे लोगों का फैमिली जो है न्यूक्लियर है और वो बाहर रहते हैं, तो ये ट्रैवल का टाइम भी होता है कि आप एक तो छुट्टी होता है, दूसरा फैमिली को मिलना होता है, तो ट्रैवल करना है। और सबसे बड़ी बात गिफ्टिंग। तो हम गिफ्टिंग में मतलब जितने लोग को ऐड करते जाते हैं, मतलब उसका तो हिसाब ही नहीं है कि क्या गिफ्ट करे, कि कौन से मतलब कैटेगरी A B C करके किसको क्या गिफ्ट करना चाहिए, उसका एक बजट होता है। और फिर होता है बेसिकली यही है कि टू कीप अप विथ एवरीबॉडी एल्स, कि हमने सोचा भी नहीं था ये करना है, लेकिन इर्द गिर्द सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी लगता है चलो हम भी कर ही लेते हैं, हमारा तो इतना मतलब अच्छा है ही स्थिति, तो हम क्यों ना इसमें थोड़ा इंडल्ज करें। बिल्कुल, तो ये कुछ ज़रूरी खर्चे होते हैं, पर इन खर्चों का बजट बनाना पूजा क्यों है ज़रूरी? जैसा प्रतिभा ने बताया कि देखिए हम तो त्योहार की बात कर रहे हैं और आप इसमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग को जोड़ रहे हैं। क्यों ज़रूरी है लेकिन हर एक छोटे से छोटे या बड़े से बड़े गोल के लिए आपको एक बजट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? और अगर जब आप बजट नहीं बनाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्वाति। एंड आई थिंक जैसे प्रतिभा ने कहा कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में जब बात करते हैं इन्वेस्टर्स से कि आपकी गोल प्लानिंग हो गई, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, फलाना ठिकाना सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज जो अभी प्रेजेंटली आपको हर साल करंट इन्वेस्टमेंट में प्लान करना है, वो है फेस्टिव बजट। एंड जैसे जो पिछला सेकेंड हाफ है पूरे साल का, आप रक्षाबंधन से पकड़ लीजिए, फिर सारे एक हर महीने में आपको एक फेस्टिवल है। अब इसमें एक खास बात ये है स्वाति कि अब तक क्या होता था कि कुछ ही लोग जो फेस्टिवल जिनके घर आते थे, लाइक गणपति है फॉर एग्जाम्पल, तो बस वो छोटा सा एक सेलिब्रेशन हो जाता था। लेकिन अब जो ट्रेंड है, मैं कहूंगी ट्रेंड है, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल अपग्रेड है, ट्रेंड है कि हर फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आप देखिए, आप गणपति अपने घर लाते हैं या वो किसी के घर जाते हैं। फिर नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, न्यू ईयर, तो कहीं ना कहीं आप या तो अपने घर सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप किसी के सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। सो बजट तो बनना है। अब अगर हम बजटिंग की प्लान करें, कितना बजट होना चाहिए, अब ईच टू इट्स ओन, क्योंकि स्पेंडिंग बहुत अलग होती है। अभी आप यू नो हर एक इंडिविजुअल अगर देखें कि अब जैसे दिवाली है नेक्स्ट मंथ, सो दिवाली के टाइम पे
इतनी सारी दिवाली पार्टियां होती हैं, मतलब इट इज अ ट्रेंड कि हाउस पार्टी हो गई, फिर फैमिली पार्टी हो गई, फूड पार्टी हो गई, कार्ड्स पार्टी हो गई, हर एक चीज अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। सो हर फैमिली का या हर रिलीजन का जिस तरीके का एक फेस्टिव है, उसमें आपको कितना अमाउंट लगेगा, समझो फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 प्रति फेस्टिवल लग रहा है, तो आप इसे 3 या 4 फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट कर रहे हो, तो 2 से 3 लाख रुपए अगर आपका एक बजट है, तो आप हर महीने 15 से 20 हजार अगर एसआईपी के फॉर्म पे अलग से एक डेट फंड, लिक्विड आर्बिट्राज, जो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, जो इसके हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें अलग से पार्क करें, नॉट फॉर द रिटर्न, लेकिन इस तरीके के टाइम में हम उसमें से निकाल के हम उसको यूज करें, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग बहुत होती है स्वाति। हम देखते हैं कि इतना ज्यादा ट्रेंड 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 देख देख के है ना, जितना बजट होता है ना, उससे ज्यादा स्पेंडिंग हो जाती है। सो नीड्स एंड वांट्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे प्रतिभा ने कहा, इतने सारे ऑफर्स होते हैं, गिफ्टिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो आपको मेंटेन करना है। आज हम जो बात करें बजट, उसको आपको एक्सेल पे मेंटेन करना है कि आपका कितना बजट होगा और उसको प्लान करना है। हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं, लेकिन फेस्टिव में आपको स्पेंडिंग को प्लान करना है मेरे हिसाब से। बिल्कुल पूजा, आपने जैसा बोला कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही, 5 हो गया, 10,000 रुपए तक की भी आप फेस्टिवल में खर्च कर देते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता है कि आपने इतना खर्चा कर दिया। फिर आप कई बार फिजूल खर्ची का भी शिकार होते हैं। अब इस फिजूल खर्ची से कैसे बचे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गिफ्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने उठाया, क्योंकि त्यौहार का टाइम होता ही है उपहार देने का, लेने का, और ये जो आदान प्रदान होता है गिफ्ट्स का, उसमें भी तो पैसे खर्च होते हैं। और ड्यूरिंग दिवाली टाइम या उसके बाद में, अब ये वेडिंग सीजन में इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ शादियां भी हो रही हैं, तो आपको डेफिनेटली पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे गिफ्ट के लिए। पर क्या कुछ अलग सा उपहार त्योहार में दिया जा सकता है प्रतिभा, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग, कुछ हटके? बहुत अच्छी बात है अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स दे सके तो, लेकिन उसके लिए एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है कि आप अपना समय स्पेंड करें और कस्टमाइज करें कि हम सामने वाले को क्या पसंद है, उनके लिए क्या देना चाहिए। तो पहले से अगर हम प्लान करेंगे कि दिवाली है, दिवाली में हमें गिफ्ट करना है या शादी में गिफ्ट करना है, तो हम इनके लिए जो मतलब उनके काम का भी, उनका पसंद का भी है, हम सोच समझ के करेंगे और अच्छे सीजन पे भी लेंगे, तो अच्छा प्राइस में बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिल सकता है जो सामने वाले को भी पसंद आए। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है, हम सोचते रहते हैं कि हाँ त्योहार में तो अभी टाइम है, अभी 1 महीना है, कर ही लेंगे कर ही लेंगे, और त्योहार आ जाता है। जब आपने प्लानिंग नहीं की हो, आपने कुछ कस्टमाइजेशन नहीं किया और टाइम भी स्पेंड नहीं किया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम आमतौर पे खर्चा ज्यादा करते हैं। हम सोचते हैं, चलो हमने सोचा नहीं, कम से कम प्राइस से तो उनको पता चलना चाहिए कि इतने हमारे लिए कितने खास है और कितने करीब के दोस्त हैं। ये हम कॉम्पनसेट करते हैं बहुत महंगा गिफ्ट लेके। लेकिन एक चीज जो आपको सोचने वाली बात है, तो दिवाली एक्सेट्रा में गिफ्टिंग करते हैं, वो वन टाइम नहीं रहता है। आपने एक बार फेस्टिव में आपने उनको शामिल कर लिया, तो वो भी आपको रिटर्न गिफ्ट करेंगे और साल दर साल आपको गिफ्ट देते रहना पड़ता है। और आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया तो उससे नीचे नहीं आ सकते। तो बेटर है कि आप तो थोड़ा वेल प्लान रहे कि क्या गिफ्ट देना है, कौन से रेंज में देना है, और उसको स्टिक करें। टाइम देंगे तो पैसा कम खर्चा होता है। पर्सनली दूसरी बात है कि अगर आपने मतलब किसी को एक अच्छा टोकन के हिसाब से आपने ऐड कर लिया, तो शायद आपका इंटेंशन ये नहीं है कि वो उनका भी ज्यादा खर्चा हो जाए। वो कोई भी गिफ्ट अपने एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। आपने ऐड किया तो अनइंटेंशनली सी आपने किसी और का बजट भी बढ़ा दिया, और शायद वो जो गिफ्ट देंगे वो आपके यूज का नहीं है, फिर उसका सोचना अलग कि इसको कहाँ कैसे डिस्पोज किया जा सकता है। सो लिस्ट को एक कंट्रोल में रखिए। अगर आपको वन टाइम गिफ्ट देना है तो फेस्टिवल आई डोंट थिंक इज अ गुड आइडिया टू ऐड ऑन पीपल, क्योंकि वो हर साल हो जाएगा। आप दूसरे कोई भी ओकेजन में एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, और प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो 10-20 दिन है, अच्छी तरह से सोच के पर्सनलाइज गिफ्ट ले सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के आप त्योहार में गिफ्ट भी कीजिए। अपने जान पहचान के अपने परिवार वाले हैं तो उनको क्या पसंद है। और हम तो कई बार ऐसे शोज भी चला चुके हैं, आप त्योहार में क्यों ना एक फाइनेंशियल उपहार दें गिफ्ट की जगह। अगर आप कोई एक अच्छा सा एक पॉलिसी, एक फंड या कोई एसआईपी भी शुरुआत करते हैं अपने क्लोज परिवार वालों के लिए ही, तो उससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। आने वाले हर त्यौहार के लिए उनके लिए एक
पैसे से पैसा बनाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और त्योहार का टाइम होता ही समृद्धि का टाइम है। अब ये जो टाइम होता है यूजुअली पूजा, हम देखते हैं कि इस त्योहारों में दिवाली के आसपास या न्यू ईयर के आसपास लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। कई लोग अपने घर जाते हैं या तो दिवाली मनाने के लिए या क्रिसमस की छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, न्यू ईयर पे कहीं घूमना चाहते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो। इसके जो त्योहारों के दौरान जो ट्रैवल प्लानिंग है, क्योंकि हर कोई एक ही तरीके से सोच रहा है, हर किसी को ट्रैवल करना है, तो डेफिनेटली बुकिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगी भी मिलेंगी, लास्ट मोमेंट पे परेशानी भी होगी। तो ये ट्रैवल बजट बनाना कैसे चाहिए और कितना पहले से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? जी बिल्कुल स्वाति, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रैवल बजट अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में ईयरली बेसिस पे शामिल करना। इसकी इम्पोर्टेंस जब तब समझ में आती है जब भी हम अनप्लान्ड ट्रैवल होता है। अब मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि दो तरीके के ट्रैवल होते हैं। एक है प्लान्ड, कि मुझे पता है कि समझो आफ्टर अ ईयर नेक्स्ट दिवाली और समथिंग मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है 2025, तो उसकी प्लानिंग तो हम कर लेते हैं, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन अनप्लान्ड ट्रैवल, अब लॉन्ग वीकेंड्स आ जाते हैं, फिर ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स आ जाते हैं, वीकेंड गेटवेज आ जाते हैं, फिर कभी कभी पीयर प्रेशर हो जाता है कि चलो दिवाली की छुट्टियां हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं। सो ये जो लास्ट 3 मंथ्स है, इसमें डेफिनेट आपका प्लान्ड नहीं भी है ना, तो भी मेरे हिसाब से एक ट्रैवल कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा तो आ ही जाता है। सो बजट में या तो जैसे हमने ईयरली बजट की बात की कि आप ईयरली एक एक्स अमाउंट जो आप डिसाइड कर रहे हैं फॉर योर फेस्टिव स्पेंडिंग, उसके लिए रख रहे हैं, उसके अलग से एक ट्रैवल बजट रखें विच इज अ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एज वेल। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे देखती हूँ कि हमें दिवाली पे काफी टाइम बोनस भी मिलता है। ठीक है, तो उस बोनस से भी अगर आपका ये ट्रैवल प्लान हो जाता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ अटैच करते हैं। सो बोनस से अगर आप अननेसेसरी स्पेंडिंग करें जिसमें आपको अगर जरूरत नहीं, हम आज बात वही कर रहे हैं कि इतने सारे कैश डिस्काउंट्स ऑफर्स होते हैं और हमको लगता है बजट भी आया है, ऑफर भी है, चलो इलेक्ट्रॉनिक खरीद लेते हैं, चलो कोई क्लोथ्स खरीद लेते हैं, चलो ये खरीद लेते हैं। उससे अच्छा मेरे हिसाब से अगर हम मटेरियल चीजें ना खरीदें, अगर जरूरत नहीं है, उसके सामने एक्सपीरियंसेस को खरीदें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप आपकी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करें rather देन उसको मटेरियल चीजों में स्पेंड करें। सो दिवाली बोनस इज वन थिंग। दूसरा जो ईयरली हम प्लान करते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा करके, आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्लान। ओके, तो बिल्कुल आप बोनस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जो आपके पास जो पहले से ही आपका ट्रैवल है, न्यू ईयर पे अगर आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप उसकी तैयारी करें, अभी से टिकट बुक्स करें, होटल बुकिंग करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन एडवांस करनी पड़ती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे आपको ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करेंगे दोनों एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। तो कैसे आप मना सकते हैं अपना फेस्टिव सीजन, कैसे करें फेस्टिव सीजन में बजट बनाने की तैयारी, हम दो एक्सपर्ट से जान रहे हैं। पूजा भिंडे और प्रतिभा गिरीश हमारे साथ है इस वक्त इस पर खास चर्चा करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, वो है क्योंकि प्रतिभा, जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया था, कई लोग होम रेनोवेशन करते हैं, कईयों को कुछ खरीदारी करनी होती है, कोई भारी भरकम सामान हमें खरीदना पड़ जाता है। कई लोगों सोचते हैं कि एक अच्छा फ्रिज खरीद लिया जाए, टीवी हो गया एक एक्स्ट्रा, कई लोग तो गाड़ी भी खरीदते हैं। तो बहुत सारी जो फेस्टिव स्पेंडिंग होती है वो होती है। अगर किसी कहीं जगह घूमने जाना है तो वहाँ पर भी पैसे खर्च होंगे। तो कई बहुत सारे किस्म के लोन्स अवेलेबल हैं इस टाइम पर। क्या फेस्टिव सीजन में लोन लेना आप एडवाइस करेंगी? किस टाइप के लोन ले सकते हैं, या फिर लोन लेने की जगह एक बेटर अगर प्लानिंग करें तो ये टारगेट भी अचीव किया जा सकता है? सच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्वाति। बहुत लोग समझ में ही नहीं आता उनको, लोन अगर वो कॉन्शियसली भी नहीं लेते, क्रेडिट कार्ड में हो ही जाता है कि उनके जो क्षमता है उससे ज्यादा उन्होंने खर्चा कर लिया। तो इट इज अ गुड स्टोरी कि अगर आपको फ्रिज अपग्रेड ही करना है, मान लो आपको मतलब जून जुलाई में अपग्रेड करना है, तो आप वेट करें और अच्छा जब सेल है तब आप खरीद सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि हम ये सीजनल डिस्काउंट की वजह से अपना डिसीजन, हमें खरीदना नहीं है, हमें 2 साल बाद ही खरीदना, लेकिन इतना अच्छा डील मिल रहा है तो हम खरीद ही लेते हैं। और ये डील के साथ ऐसा भी मिलता है कि 0% EMI में आप खरीद सकते हो कुछ भी, मतलब आपके जेब से एक पैसा नहीं निकलना EMI है। वाला भी चला देना अगला।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि आपने खरीद लिया अभी टीवी या फ्रिज या फोन या कुछ भी आपने 0 ईएमआई में खरीदा, लेकिन उसका असर आपके कैश फ्लो पे अगले 6, 8, 10 महीने तक पड़ेंगे, और जब तक वो लोन खत्म होता है दूसरा लोन शुरू हो जाएगा। तो 2 चीज से आपको बचना है। डेफिनेटली 0% ईएमआई उसी चीज के लिए लो जो आपने पहले से तय करके रखा और वेट कर रहे थे ये सीजन में आपको लेना है, और वो आपकी कैश फ्लो के अंदर बैठता है क्या। और क्रेडिट कार्ड बहुत संभाल के यूज करें। क्रेडिट कार्ड लोन एक स्पाइरलिंग है जो मतलब 30 से 50% तक आप इंटरेस्ट भर रहे हो साल का। तो अगर आपको पता है कि आप नहीं पे कर पा रहे हो तो आप खर्चा ना करें। फ्रेंड्स और फैमिली से भी अगर लेंगे तो कैश फ्लो का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। डोंट टेक द लोन। जैसे हमने बताया, पहले से प्लान करो आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी और फेस्टिव नीड्स के लिए, ट्रैवल के लिए। आप अच्छी तरह से अगर एसआईपी करोगे तो लोन लेने की नौबत नहीं आएगी। लोन लेंगे तो 3 महीने का एंजॉयमेंट की वजह से आपका 6, 8, 9 महीना शायद बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा, बिकॉज हर महीना उसको भरते रहना पड़ता है। बिल्कुल। और ये क्रेडिट कार्ड है तो अच्छा, डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार हम फिजूल खर्ची कर देते हैं उससे, अपने जो लिमिट है उससे ज़्यादा हम बाइंग है वो कर लेते हैं। तो ये जो एक लाइन है वो कई बार हमें मालूम ही नहीं चलती है कि कब पार हो जाती है। तो ये पूजा जो त्योहार में फिजूल खर्च हो जाता है हमसे कई बार, और वो आमतौर पर हो ही जाता है क्योंकि मन भी करता है कि हाँ जो चीज़ नहीं है उसको ख़रीदा जाए, और ये टाइम होता भी है इस तरीके की ख़रीदारी का। लेकिन जो फिजूल खर्च है, कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, और इस तरीके की बजट से ऊपर जो ख़रीदारी हो जाती है उससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो स्मार्ट टिप्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जैसे प्रतिभा ने राइटली एकदम पुटअप किया कि क्रेडिट कार्ड ऑफर्स ही इस तरीके के होते हैं। बीएनपीएल ऑफर्स आपको दिखेंगे, बाय नाउ पे लेटर, जीरो कॉस्ट ईएमआई। आप देखेंगे अभी से आपको वो थैंक्स गिविंग है या काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर फेस्टिव, इंडियन फेस्टिवल, ये वो सब कुछ बहुत कुछ दिखेगा। सो ऐसे टाइम पे जो आप कार्ट में डाल रहे हो ना, वहां पे आपको हाथ पे आपको कंट्रोल करना है कि जो जरूरत है वही लें, क्योंकि आपको ऑफर मिल रहा है, इसके लिए ना लें। नंबर 1। नंबर 2, कैशबैक ऑफर्स बहुत मिलते हैं। ये कैशबैक ऑफर्स और ये जो ऑफर्स है ये कब लेने, हमने जैसे अभी ट्रैवल पे बात की, उसमें आप ऑफर्स ले सकते हैं क्योंकि आपको ट्रैवल जाना ही है एंड सामने आपको ऑफर मिल रहा है कि समझो आपने ये पर्टिकुलर टिकटिंग इस ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी तो आपको ऑफर मिलेगा। सो स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ द ऑफर। एंड नंबर 3, कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूसेज करते हैं ना, इस टाइम पे आप देखेंगे काफी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको बोलेंगे कि आपकी लिमिट बढ़ा दी गई है क्योंकि आपकी हिस्ट्री अच्छी है, शायद आपकी कोई लोन चल रही होगी। सो लिमिट बढ़ जाती है, लिमिट बढ़ जाती है तो स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सो अकॉर्डिंगली एक, अगर हम एक बेसिक सा देखें ना, तो 30% से ज्यादा आपको जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, मतलब अगर समझो आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आप 30,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड में आप खर्च ना करें। इससे आपका क्रेडिट और सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। सो डेफिनेटली हमें सिबिल स्कोर की भी ध्यान देनी है। और जैसे प्रतिभा ने भी राइटली कहा कि बहुत लोन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, एंड स्पेशली लोन आप जब ऑप्ट करें, प्लीज रीड के आपको जो फेस्टिव टाइम पे स्पेशल ऑफर मिलके जो लोन मिल रहा है ना, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसकी क्या इंटरेस्ट रेट है। काफी टाइम उसकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी समझने की बहुत जरूरत है। अल्टीमेटली अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, आप, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है, हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, हम एक बजटिंग कर रहे हैं जो हर साल है। अगर आपका ये साल मिस भी हो गया, चलो लोन ले भी लिया, लेकिन अगले साल तो यही चीज रिपीट होने वाली है। तो हम इसके लिए आज से लेके अगले साल तक जो 12 महीने हैं उसमें आप एक एसआईपी शुरू करें, या बीच बीच में अगर आपके पास लमसम अमाउंट्स आ रहे हैं उसको डालें। कहाँ डालें? रिटर्न्स को ध्यान में ना रखें, कैपिटल प्रोटेक्शन देखना है, सो आप डेट फंड का चुनाव करें या आर्बिट्राज फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो वो बेनिफिशियल है। या तो फिर आप एक बेसिक सा लो ड्यूरेशन फंड ले लें, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले लें, आरडी ले लें। इन सारे ही डेट फंड्स में जिसमें ज्यादा लॉक इन नहीं है, लिक्विडिटी है एंड डिसेंट सा रिटर्न है, टैक्स पोस्ट टैक्स के बाद अगर रिटर्न्स देखने हैं तो आर्बिट्राज भी अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके की प्लानिंग करें, ना कि ज्यादा इक्विटी में डालें। और अगर एक्सेस अमाउंट है
तो हाइब्रिड का चुनाव भी कर सकते हैं इक्विटी सेविंग्स या मल्टी एसेट कैटेगरी में, जो आपको 2-3 साल के बाद के लिए भी काम आ सकता है। और अगर इक्विटी में अच्छा खासा रिटर्न बना है और प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कोई जैसे रिनोवेशन या इस तरीके का गोल है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो आप। लेकिन जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को आपको करना है। जी। ओके, तो कौन कौन सी कैटेगरीज छोटे से छोटे या फिर 3 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, ये पूजा ने आपको बताई। और ऐसे कुछ गोल्स के लिए प्रतिभा, किस तरीके के फंड्स हैं जो आपको लगता है सही रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? आज की तारीख में डेट इज इन अ वेरी गुड शेप, एक्चुअली इट हैज बीन इन अ गुड शेप पिछले 6-8 महीने से। तो अगर थोड़ा बहुत आप 15 to 18 मंथ्स का आपका टाइम फ्रेम है और थोड़ा रिस्क, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर नीचे गिरता है, तो आपका कैपिटल गेन्स होता है डेट फंड में। तो ड्यूरेशन फंड्स भी ले सकते हैं 18 मंथ्स, कम से कम 18 मंथ्स का अगर टाइम है तो बंधन के गिल्ट फंड ले सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, आईसीआईसीआई के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले सकते हैं। आपका थोड़ा और लंबा ड्यूरेशन है, मतलब 3 साल या 4 साल के बाद का फंड्स है, तो हाइब्रिड में भी आप डाल सकते हैं। हमने देखा है इसका मतलब आउटकम बहुत अच्छा रहा है। एरिवाइस बैफ में डाल सकते हैं, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट में डाल सकते हैं। और इक्विटी तो है ही, इक्विटी अगर आपको चुनना लंबे समय अवधि के लिए कोई गोल्स के लिए, तो आप लार्ज कैप में जैसे कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा ऐसे फंड्स में आप डाल सकते हैं। बट डेट इज इन अ फैंटास्टिक स्पेस। ओके, तो एब्सोल्युटली। और पूजा, आपकी लिस्ट में कौन से फंड्स हैं जो कि ऐसे गोल्स के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? आपने कैटेगरीज बताई, उसमें से कुछ फंड्स हैं या फिर ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप सजेस्ट करेंगी? जी बिल्कुल, और स्वाति 1-2 फंड्स बता देती हूँ। जैसे लो ड्यूरेशन में एचडीएफसी लो ड्यूरेशन आदित्य बिरला सेविंग्स फंड है, आईसीआईसीआई सेविंग्स फंड है, हाइब्रिड में निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट है, या फिर एचडीएफसी एसेट एलोकेटर है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। एंड जैसे 2-3 साल के लिए इंडेक्स फंड्स भी आप चुनाव कर सकते हैं। अभी मोमेंटम इंडेक्स इज अ गुड ऑप्शन। फिर एचडीएफसी निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स, अगर 3-4 साल। ये सब जो प्लानिंग है बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब, जो हम पूरे फेस्टिव की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो अगर इन्वेस्ट भी करना है, गिफ्ट भी करना है, थोड़ा बहुत एलोकेशन भी करना है, मल्टी एसेट कैटेगरी तो है ही, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ भी एक ऑप्शन है। क्योंकि काफी टाइम धनतेरस पे गोल्ड खरीदना है, तो आप ऑनलाइन ईटीएफ का ऑप्शन यूज कर सकते हो। और किसी को गिफ्ट भी देना है तो ये एक बेटर ऑप्शन है, रादर देन आप उसको फिजिकल गोल्ड हो या कोई और गिफ्ट में पैसा फिजूल करो। जी। बिल्कुल। तो आप बड़े अच्छे से अपने त्योहार की प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे बजट बनाएं, बजट के बाद हर साल के निवेश के हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज में आप निवेश कर सकते हैं, कौन से फंड्स में पैसे डाल सकते हैं, ये आपको बस थोड़े से पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। और उसमें मदद की हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, पूजा और प्रतिभा, दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में भी आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।